कदम रख रहा था। शर्म की गांठ अब भी थी, पर रूही की समझदारी ने उसे इतनी ताकत दे दी थी कि वह उसका सामना कर सके। कैलाश के गलियारे अब उसे परछाइयों के गलियारे नहीं लगते थे। उसे अब भी लगता था कि लोग उसे देखकर फुसफुसाते हैं, पर अब उसे उन फुसफुसाहटों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया। लाइब्रेरी उसका ठिकाना बन गई। वह घंटों वहां बैठा रहता, किताबों की दुनिया में खोया हुआ। ये उसका तरीका था, अपनी बिखरी हुई दुनिया को फिर से समेटने का। उसके दोस्त इस बदलाव को देख रहे थे और खुश थे। पांडव सेना ने अपना पहला युद्ध जीत लिया था, रौनक को उसकी ही निराशा से बाहर निकालने का युद्ध। एक हफ्ता बीत गया। जिंदगी धीरे धीरे एक नई शांत लय पकड़ रही थी। रौनक अब रूही से रोज मिलता था। उनकी बातचीत अब भी हाय और हेलो तक ही सीमित थी, पर अब उनकी मुस्कानों में एक सहजता थी, एक आपसी सम्मान था। मोह का जुनून अब एक शांत, धीमी गति की दोस्ती में बदल रहा था। रौनक को एहसास हो रहा था कि गौरव सही था। प्यार एक कविता नहीं, एक शांत बातचीत है, और वह उस बातचीत की शुरुआत कर चुका था। उसे लग रहा था कि तूफान गुजर चुका है, पर वह गलत था। असली तूफान तो अभी आने वाला था। एक शाम जब रौनक अपने अपार्टमेंट में लौटा, वह उठकर खिड़की के पास गया। बाहर न्यूयॉर्क की सुबह अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। लोगों को कोई परवाह नहीं थी कि किसी रौनक नाम के लड़के की दुनिया उजड़ चुकी है। दुनिया चलती रहती है, शायद मुझे भी चलना होगा, उसने सोचा। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसने काटने के लिए हाथ बढ़ाया, पर फिर रुक गया। शायद कोई दोस्त नए नंबर से कॉल कर रहा हो। हेलो, उसने धीरे से कहा। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी मीठी आवाज आई, जिसमें एक अजीब सी नाटकीय खुशी भरी हुई थी। रौनक बेटा, कैसी है मेरी जान? रौनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी, दादी, आप सब ठीक है? उसने घबराकर पूछा। उसकी दादी इंडिया से थीं और बिना किसी खास वजह के कभी कॉल नहीं करती थीं। सब फर्स्ट क्लास है बेटा, दादी ने चहकते हुए कहा। और तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं आ रही हूं। आ रही हैं? कहां? रौनक को समझ नहीं आया। और कहां? मेरे हीरो के पास, न्यूयॉर्क, दादी ने घोषणा की, जैसे वह कोई लॉटरी जीत गई हो। अगले हफ्ते तेरा जन्मदिन है ना? मैंने सोचा इस बार अपनी जान के साथ मनाऊंगी। बस परसों की फ्लाइट है मेरी। अब तू जल्दी से अपने दोस्तों को पार्टी की तैयारी करने को बोल दे। फोन कट गया। रौनक के हाथ में फोन किसी पत्थर की तरह भारी हो गया। कमरा अचानक घूमने लगा। दादी आ रही थी उसके जन्मदिन पर पार्टी के लिए। गौरव ने उसके चेहरे का रंग उड़ते हुए देखा। क्या हुआ? किसका फोन था? रौनक ने खाली नजरों से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा उस इंसान जैसा लग रहा था जो अभी अभी एक सुनामी से बचकर निकला हो और अब सामने एक ज्वालामुखी को फटते हुए देख रहा हो। तबाही? वह बस इतना ही बोल पाया। एक और तबाही आ रही है। गौरव के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। दादी, तेरी इंडिया वाली दादी, वो यहां आ रही है? हाँ, रौनक ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसी किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। और वो चाहती है कि मैं अपने जन्मदिन पर एक पार्टी दूं। गौरव ने अपना माथा पीट लिया। पार्टी? भाई, अभी तेरी सोशल लाइफ का अंतिम संस्कार हुआ है और तेरी दादी उसके ऊपर एक ग्रैंड रिसेप्शन रखना चाहती है। ये तो डिजास्टर की स्पेलिंग में डी फॉर दादी वाली बात हो गई और आर फॉर रौनक, अंदर की आवाज ने जोड़ा, जो अब ऑफिशियली बर्बाद हो चुका है। सोच, तेरी दादी के सामने जब आर्यन तुझे 2-4 सुनाएगा तो कैसा लगेगा? फैमिली ड्रामा, लाइव एक्शन। मैं ये पार्टी नहीं होने दे सकता, रौनक ने दृढ़ता से कहा। मुझे उन्हें रोकना होगा। मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। क्या सच बताएगा? गौरव ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। कि तूने नशे में अपनी पूरी इज्जत का फलूदा बना दिया? कि कैलाश का हर बच्चा अब तुझ पर हंस रहा है? एक भारतीय दादी को यह बताएगा? भाई, वो तुझे यहीं गंगा में डुबकी लगवाने ले जाएंगी, चाहे न्यूयॉर्क में गंगा हो या ना हो। तो फिर मैं क्या करूं? रौनक की आवाज में हताशा थी। सोचते हैं, गौरव ने कहा, कमरे में इधर उधर टहलते हुए। हमें एक कहानी बनानी होगी, एक ऐसी कहानी जो दादी को पार्टी कैंसिल करने पर मजबूर कर दे। जैसे
कि तेरे एग्जाम आ रहे हैं और तुझे पढ़ाई करनी है। मेरे जन्मदिन पर कौन से एग्जाम होते हैं? रौनित ने चिढ़कर कहा। ठीक है, तो तू बीमार है, तुझे कोई भयानक सी संक्रामक बीमारी हो गई है, और जब वो यहां आकर देखेंगी कि मैं घोड़े की तरह घूम रहा हूं, तब। गौरव रुक गया। हाँ, यह भी नहीं चलेगा। मेरे पास एक आइडिया है, अंदर की आवाज ने शरारत से कहा। दादी को बता दे कि तूने संन्यास ले लिया है। गेरुए कपड़े पहनकर बैठ जा। देख, तेरे कमरे का हाल तो पहले से ही किसी आश्रम जैसा है, बस एक अगरबत्ती की कमी है। रौनित इतना परेशान था कि उसे इस मजाक पर हंसी भी नहीं आई। तभी उसका फोन फिर बजा। इस बार अजय का वीडियो कॉल था। गौरव ने इशारा किया, मत उठा, पर रौनित ने गहरी सांस लेकर कॉल उठा लिया। स्क्रीन पर अजय और रिया के चिंतित चेहरे थे। भाई, तू कहां है? हम कब से ट्राई कर रहे हैं, अजय ने कहा। रौनित, आर यू ओके? रिया ने पूछा। उसकी आवाज में सच्ची फिक्र थी। हमने सुना जो भी हुआ। आई एम सो सॉरी। मैं ठीक हूं, रौनित ने झूठ बोला। ठीक है, अजय चिल्लाया। क्या ठीक है? आर्यन और उसके दोस्त तुझे ढूंढ रहे हैं, कह रहे थे कि वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तू प्लीज कुछ दिन घर से बाहर मत निकलना। यह सुनकर रौनित का दिल बैठ गया। अब यह सिर्फ सोशल मीडिया का मजाक नहीं था, यह हकीकत बन चुका था। गौरव ने फोन ले लिया। सुनो, तुम लोग चिंता मत करो, वो यहां मेरे साथ है, सेफ है, बस तुम लोग किसी को बताना मत। उसने कॉल काट दिया। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। बाहर से आती शहर की आवाजें भी अब दूर लग रही थीं। रौनित को लगा जैसे वह किसी कांच के बॉक्स में बंद हो गया है और दीवारें धीरे धीरे उस पर गिर रही हैं। एक तरफ आर्यन का गुस्सा, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर होती बेइज्जती, और अब तीसरी तरफ से दादी नाम का एक प्यार भरा तूफान आ रहा था। मैं इस सब से कैसे लड़ूंगा गौरव? उसने बहुत ही धीमी टूटी हुई आवाज में पूछा। गौरव ने उसके पास बैठकर उसकी कलाई को देखा, जहां सांप का निशान अब बिल्कुल शांत था, जैसे वह बस अपनी अगली चोट का इंतजार कर रहा हो। अकेले नहीं, गौरव ने कहा, और उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने रौनित के अंदर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जला दी। हम सब साथ हैं, तू, मैं, अजय, रिया। हम तेरी पांडव सेना है, और यह आर्यन और उसके दोस्त, ये बस घमंड में चूर कुछ कौरव हैं। लड़ाई अभी शुरू हुई है मेरे भाई। पांडव सेना? अंदर की आवाज हंसी, जिसमें एक नर्वस अर्जुन है, एक ओवर स्मार्ट भीम, एक इंस्टाग्राम एडिक्ट नकुल और एक सलाहकार जो खुद कंफ्यूज्ड है। वाह, क्या टीम है! यह महाभारत तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। रौनित ने गौरव की तरफ देखा। पहली बार उसे अपनी अंदर की आवाज की बात गलत लगी। शायद उसकी सेना छोटी और कमजोर थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो आर्यन की भीड़ में नहीं था। दोस्ती। स्वर्गलोक में भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। देखा नारद जी, बीज बो दिया गया है। नारद ने हैरानी से पूछा, कैसा बीज प्रभु? लड़का तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसकी हार तो निश्चित है। हार और जीत शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, विष्णु ने समझाया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ है कि वह अकेला नहीं है। दोस्ती का यह नौट्य गांठ उसकी सबसे पहली और सबसे मजबूत गांठ बनेगी। यह वह कवच है जिसे कोई हथियार भेद नहीं सकता। चित्रगुप्त ने अपने आईपैड पर एक नया खाता खोला, पुण्य का खाता, और उसमें पहला शब्द लिखा, मित्रता। पर प्रभु, चित्रगुप्त ने पूछा, उसकी दादी का क्या? वह तो एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए कोई दिव्य अस्त्र नहीं बना है। विष्णु हंसे। उनकी हंसी में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। कभी कभी सबसे बड़ी चुनौतियां ही सबसे बड़े वरदान लेकर आती हैं। उसकी दादी का आना इस खेल का सबसे दिलचस्प मोड़ होगा। वह मोह का वो जाल साथ लाएंगी जिसे काटने के लिए रौनित को मोह से परे जाना होगा। अब असली परीक्षा शुरू होगी। कमरे में रौनित ने एक फैसला लिया। वह डरेगा नहीं, वह भागेगा नहीं। ठीक है, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। आने दो दादी को, आने दो आर्यन को, हम सामना करेंगे। गौरव मुस्कुराया। यही तो मैं सुनना चाहता था। रौनित अपनी जलती हुई कलाई को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि यह निशान कोई श्राप है या कोई वरदान। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में क्या होगा, पर एक बात वह जान गया था। यह लड़ाई सिर्फ
रूही को पाने या अपनी इज्जत बचाने की नहीं थी। यह लड़ाई खुद को खोजने की थी, अपनी आत्मा के अंधेरे में छिपे उस सांप से लड़ने की थी। यह उसका अपना मॉडर्न कुरुक्षेत्र था और वह इसका अकेला, कंफ्यूज्ड पर अब न हारने वाला योद्धा था। उसने अपने फोन में कुछ टाइप किया। क्या कर रहा है? गौरव ने पूछा। दादी को जवाब दे रहा हूं, रोनित ने कहा और स्क्रीन गौरव को दिखाई। उस पर लिखा था, जरूर दादी, पार्टी बहुत शानदार होगी, मैं इंतजार कर रहा हूं। गौरव का मुंह खुला का खुला रह गया। तूने हाँ कह दिया? हाँ, रोनित ने कहा और फोन को एक तरफ रख दिया जैसे वह कोई मामूली चीज हो। अगर लड़ाई होनी ही है तो मैदान में लड़ेंगे, छिपकर नहीं। गौरव ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी अजनबी को देख रहा हो। कल रात वाला डरा हुआ, नशे में धुत लड़का और आज का यह शांत, दृढ़ लड़का, दोनों एक ही इंसान थे। इस पर यकीन करना मुश्किल था। भाई, तेरे अंदर अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई? रात वाली ड्रिंक का असर अब तक है क्या? नहीं, रोनित ने कहा और पहली बार उसकी आवाज में उसकी अंदरूनी आवाज का मजाक नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई थी। हिम्मत नहीं है, बस अब डरकर थक गया हूं। वाह, क्या डायलॉग है! अंदर की आवाज ने ताली बजाई। इसे लिख ले, अगली कविता में काम आएगा। मैं डरकर थक गया हूं। सुनकर रूही तो क्या, रूही की मम्मी भी इंप्रेस हो जाएगी। रोनित ने इस बार आवाज को अनसुना नहीं किया। उसने मन में जवाब दिया, चुप रहो, अब बोलने की बारी मेरी है। ये एक छोटा सा अदृश्य विद्रोह था, पर इसने रोनित के अंदर कुछ बदल दिया। अगले दिन कोलाज का माहौल किसी सर्कस जैसा था। रोनित ने फैसला किया था कि वह जाएगा। गौरव ने उसे बहुत रोका, पर रोनित जिद पर अड़ा था। अगर आज मैं डर गया तो फिर हमेशा डरता रहूंगा, उसने कहा था। जैसे ही उसने कोलाज के गेट में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हर नजर उसी पर है। लोग फुसफुसा रहे थे, लड़कियां उसे देखकर हंस रही थीं और कुछ लड़के तो बेशर्मी से उसकी तस्वीरें खींच रहे थे। उसका चेहरा शर्म से जलने लगा। उसे लगा जैसे उसने कपड़े ही नहीं पहने हैं। आ गया, आज का सेलिब्रिटी आ गया। अंदर की आवाज ने घोषणा की, ऑटोग्राफ दोगे सर, या फिर एक घुटना टेक कर दिखाओगे? चुप, रोनित अपने दांतों के बीच फुसफुसाया। क्या कहा? गौरव ने पूछा, जो उसके साथ किसी बॉडीगार्ड की तरह चल रहा था। कुछ नहीं, वे कैंटीन की तरफ बढ़ रहे थे जब उनका रास्ता रोका गया। सामने आर्यन खड़ा था, उसके साथ उसके 2 चमचे भी थे। आर्यन की आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके हाथ मुट्ठियों में भींचे हुए थे। तो तू आ ही गया, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में जहर था। मुझे लगा था चूहे की तरह बिल में छिपा रहेगा। गौरव और अजय, जो उन्हें देख चुका था, तुरंत रोनित के आगे आकर खड़े हो गए। उससे दूर रह आर्यन, गौरव ने शांत पर मजबूत आवाज में कहा। ओह, तो बॉडीगार्ड भी साथ लाया है? आर्यन हंसा। कल रात तेरी हिम्मत कहां थी जब तू मेरी बहन को परेशान कर रहा था? रोनित ने गहरी सांस ली। उसने गौरव और अजय को धीरे से पीछे किया और सीधा आर्यन के सामने आ खड़ा हुआ। देखो आर्यन, कल रात जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती की और मैं रूही से और तुमसे सबसे माफी मांगता हूं। आर्यन हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि रोनित डरेगा, गिड़गिड़ाएगा या बहस करेगा। इस शांत और सीधी माफी के लिए वह तैयार नहीं था। माफी? वह हकलाया। तू सोचता है एक सॉरी से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, रोनित ने कहा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सब ठीक नहीं होगा, पर शायद ये एक शुरुआत है। मैंने तुम्हारी बहन को डराया और उसकी कोई माफी नहीं हो सकती, पर मैं वादा करता हूं मैं फिर कभी उसके या किसी भी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। रोनित की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि आर्यन के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वह बस उसे घूरता रहा। उसके चमचे भी कंफ्यूज दिख रहे थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, पर प्रपोजल तो बड़ा वायरल हुआ भाई, और सब हंस पड़े। आर्यन को जैसे मौका मिल गया। सुना, पूरी दुनिया तुझ पर हंस रही है, तू एक मजाक बनकर रह गया है शायद, रोनित ने कहा और मुस्कुराया। एक असली शांत मुस्कान। पर कम से कम मैं किसी को डरा धमका कर अपनी ताकत नहीं दिखाता। ये एक सीधा वार था। आर्यन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने हाथ उठाया, पर गौरव ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। सोचना भी मत, गौरव ने ठंडी आवाज में कहा।
आर्यन ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया। यह आज खत्म नहीं हुआ है। वह धमकी देकर वहां से चला गया। स्वर्गलोक में नारद मुनि अपनी वीणा बजाना भूल गए थे। यह क्या था? यह तो उल्टा पड़ गया। लड़के ने तो माफी मांगकर भी बाजी मार ली। चित्रगुप्त ने धीरे से अपने आईपैड पर कुछ हरे निशान बनाए। इसे तितिक्षा कहते हैं मुनिश्रेष्ठ, उन्होंने समझाया। अपमान को सहने की शक्ति बिना विचलित हुए, यह आत्मा की शक्ति का पहला संकेत है। और उसने अपनी गलती मानी। विष्णु ने कहा, जो यह सब एकटक देख रहे थे, अहंकार का त्याग धर्म के मार्ग पर पहला कदम है। इसने अपनी लड़ाई का मैदान बदल दिया है। अब यह बाहुबल की नहीं, आत्मबल की लड़ाई है। पर प्रभु, उसकी दादी, नारद ने याद दिलाया, उनका मोह तो आत्मबल पर भी भारी पड़ता है। विष्णु मुस्कुराए। पढ़ने दीजिए, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। उस शाम चारों दोस्त रोनित, गौरव, अजय और रिया लाइब्रेरी में बैठे थे। वे दादी के स्वागत समारोह की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, प्लान यह है, रिया ने कहा, जो सोशल मीडिया की एक्सपर्ट थी। मैंने कुछ ऑनलाइन स्टोर्स से बात की है जो सेम डे डिलीवरी करते हैं। हम दादी के आने के ठीक 2 घंटे पहले सारा सामान मंगवाएंगे। केक, गुब्बारे, स्नैक्स, सब कुछ। हम उन्हें महसूस ही नहीं होने देंगे कि कोई तैयारी नहीं थी। और पार्टी में कौन कौन आएगा? अजय ने पूछा। बस हम 4, गौरव ने कहा। और हम दादी को बताएंगे कि रोनित के सारे करीबी दोस्त यही हैं। बाकी सब तो बस क्लासमेट्स हैं। और अगर आर्यन आ गया तो? रोनित ने पूछा। तो मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहूंगा, अजय ने अपनी बाजुएं दिखाते हुए कहा। नो एंट्री। ये एक फुल प्रूफ प्लान लग रहा था। शायद वे इस मुश्किल से निकल सकते थे। रोनित को पहली बार कई दिनों में थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने अपने दोस्त देखे। एक उसके लिए ढाल बनकर खड़ा था, एक उसकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी, और एक उसकी हिम्मत बनकर उसके साथ था। यह सच में उसकी पांडव सेना थी। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, उसने अपनी अंदर की आवाज से कहा। शायद हम यह कर लेंगे। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। शायद वह भी सोचने पर मजबूर हो गई थी। तभी रोनित के फोन पर एक वाइब्रेशन हुआ, एक नोटिफिकेशन। उसने फोन उठाया। यह गौरव के एक दोस्त का मैसेज था जो एयरपोर्ट पर काम करता था। मैसेज में एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मासूम सी मुस्कान थी। उसके गले में गेंदे के फूलों की माला थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, भाई तेरी दादी तो कमाल की है, बिल्कुल टाइम पर पहुंच गई। रोनित ने तस्वीर को झूम किया। तस्वीर के पीछे एयरपोर्ट की घड़ी में समय दिख रहा था। आज का, अभी का। नीचे एक और मैसेज आया, दादी का, सरप्राइज मेरी जान। मैंने सोचा, क्यों इंतजार करना, मैं 2 दिन पहले ही आ गई। अब जल्दी से एयरपोर्ट आ जा मुझे लेने। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सारे प्लान, सारी तैयारियां, सब कुछ धुआं हो चुका था। तबाही जिसका वे इंतजार कर रहे थे, वह आ नहीं रही थी, वह आ चुकी थी।